नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने आत्म अनुशासन का महत्व और उसे साधने के तरीकों को जाना। ऑडियो नंबर 25 में हम आत्म अनुशासन के और भी आयामों को जानेंगे। टॉरकोम जी बताते हैं, मैं अपने पिता को बहुत याद करता हूँ। उनके गुजरने के साथ मैंने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया जो मुझे सबसे ज़्यादा समझते थे और मेरे दिल के सबसे करीब थे। हमारे घर में यह नियम था कि सभी सदस्य एक दूसरे से आज्ञाकारी भाव में रहते हुए आदर और सम्मान के साथ पेश आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने माता पिता और बहनों की हमेशा आज्ञा मानूं। मेरे पिता मेरी माँ से आयु में 5 साल बड़े थे और मेरी माँ ने उनके साथ हर काम में सहयोगिता दिखाते हुए हमारे सामने आदर और सम्मान का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे पिता के विचारों और भावनाओं को पढ़ पाती थी और जब भी संभव होता वह उन्हें खुश रखने का यथासंभव प्रयास करती। एक बार जब मेरे पिता काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद घर लौटने वाले थे, मेरी मम्मी ने मेरी बहनों से कहा, चलो हम सभी मिलकर घर को पूरी तरह साफ करते हैं। तुम्हारे डैडी वापस आ रहे हैं और उन्हें साफ सुथरा घर बहुत पसंद है। मम्मी ने घर में डैडी की पसंद के हरे रंग के पर्दे लगाए। रात के खाने के लिए गुलाब की पेंटिंग की हुई प्लेटें निकाली। मेरी मम्मी और बहनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। हमारा घर चमकने लगा। पिता के आने पर हम सभी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वह बहुत खुश थे। रात को खाने की मेज़ पर जब उन्होंने गुलाब की पेंटिंग की हुई तस्तरियाँ देखी तो मम्मी की तरफ एक विशिष्ट मुस्कुराहट देखकर यह बताने की कोशिश की कि उन्होंने मम्मी के प्रयासों का एहसास है और वह उनकी प्रशंसा करते हैं। मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत ही उन्हें नियंत्रित कर लिया। उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार को देखते हुए हमारे मन में भी अपने माता पिता के प्रति बहुत आदर, सम्मान और प्रेम था। मम्मी अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कभी भी असफल नहीं हुई। मेरे पिता को कभी भी किसी काम के लिए उन्हें कहना नहीं पड़ा। वह एक जिम्मेदार पत्नी और माँ दोनों थी। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। मेरे पिता प्रायः उन्हें पैसे देकर कहते, तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना, जो भी तुम्हें पसंद हो। लेकिन वह हमेशा खरीदारी कर बचे हुए पैसों को मेरे पिता को लौटा देती। हमारे घर पर मेरा तुम्हारा बोलकर कुछ नहीं था। सारे पैसे परिवार के होते थे। जब भी हमें ज़रूरत होती हम अपने पिता से मांगते। उपहार के रूप में जब भी हमें अपने रिश्तेदारों से पैसे मिलते हम उसे अपनी मम्मी को दे देते। घर में ज़रूरत के सभी साधन थे और हमें स्वयं के लिए कुछ खरीदने की अनुमति नहीं थी। हमारे माता पिता हमें वह सभी वस्तुएं ला कर देते जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हमारे लिए सही थी। हमें 2 समय के भोजन के बीच में भी कुछ खाने की अनुमति नहीं थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के अलावा हम कुछ भी नहीं खाते थे। यही हमारा नियम था। 30 साल तक हमें चाय कॉफ़ी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। हमारे आहार में मूलतः अनाज और सब्जियां होती थी। हमें सलाह दी गई थी कि हम कभी भी धूम्रपान और शराब की आदत न डालें। हमारे घर आने वाले अतिथियों को भी मालूम था कि हमारे यहाँ शराब और सिगरेट पीने की सख्त मनाही है। कई संगीतकार और डॉक्टर्स हमारे यहाँ आया करते। घर का वातावरण बहुत ही स्वाभाविक और स्वागतपूर्ण था।
साथ ही आत्मिक स्तर को उन्नत करने वाला भी। घर की दीवारों पर पर्वतों, झीलों और नदियों की चित्रकारी की हुई थी। हमारे घर पर इधर उधर की बातें या चर्चा करने की मनाही थी। जब भी कोई इस तरह की बातें करता, मेरे पिता कहते यह उसका काम है, या फिर वह कहते यह ईश्वर का काम है। जब कोई उनसे कहता फला व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, वह कहते यह ईश्वर का काम है। या जब कोई कहता जॉनी और लुइस शादी करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे पिता उनकी बात को बीच में ही काट कर कहते यह उनका काम है। कोई भी उन्हें इस तरह की चर्चा में शामिल नहीं कर सकता था। लेकिन संगीत या वैज्ञानिक खोजों की जब बात होती, उनका व्यवहार अलग होता। इन विषयों पर वह घंटों चर्चा कर सकते थे। हमारे घर पर यह नियम था कि हम हमेशा अपनी मम्मी को बता कर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और हम कब तक वापस आएंगे। सूर्यास्त के बाद किसी को भी बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। इन सभी नियमों का हम गंभीरतापूर्वक पालन करते। घर का सबसे महत्वपूर्ण नियम था कि खाने की मेज पर घर के सभी सदस्य उपस्थित रहें। अगर कभी किसी सदस्य को आधे घंटे देर होती तो हम खाने के समय को भी आगे बढ़ा देते। मेरे पिता कहा करते थे, जो परिवार एक साथ खाना खाता है एक दूसरे को अच्छी तरह समझता है और एक दूसरे से प्रेम भी करता है। खाते वक्त नकारात्मक व उत्तेजित विषय पर वार्तालाप करना निषिद्ध था। मेरे पिता ने हिदायत दे रखी थी कि खाते समय हम अपना पूरा ध्यान खाने पर लगाएं। यह देखने में कैसा है, इसका स्पर्श, इसके सुगंध, इसका स्वाद इत्यादि। उनका कहना था, खाते समय हम खाने की हर एक गतिविधि पर पूरा ध्यान रखें। इससे हमारी अपनी ज़िंदगी में भी हमारा होश और ध्यान बढ़ता है। हम ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। उस दिन से ही मैं खाना खाते वक्त ध्यान रखने लगा कि मेरा पूरा ध्यान खाने पर ही रहे। लेकिन 2-3 मिनट के बाद ही मैं देखता कि मेरा मन कहीं और चला गया है और मैं यंत्रवत खा रहा हूँ। स्वयं का निरीक्षण करना मेरे लिए एक चुनौती बन गया और मैं इसे हर जगह अप्लाई करने लगा। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि मेरा ध्यान बढ़ता जा रहा है और मैं किसी भी चीज़ पर थोड़े ज़्यादा समय तक जागरूक रह सकता हूँ। मुझे इस काम में मज़ा आने लगा। मैंने देखा कि यह एक मनोवैज्ञानिक औजार भी है जो आत्मज्ञान की खोज के लिए बहुत कीमती है। मेरे पिता हमेशा इसका अभ्यास करते और यह भी ध्यान रखते कि उनके आसपास के लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं या नहीं। वह किसी भी तरह की बातचीत शुरू होने के पहले ही यह जान लेते थे कि सामने वाले के शब्दों के पीछे उसका भाव क्या है। बहुत बार ऐसा भी होता था कि वह किसी को 10 मिनट तक बोलते हुए सुनते और बिना कोई उत्तर दिए ही वहाँ से चले जाते। कई बार वह मेरी बातों को भी बहुत गौर से सुनते और कोई जवाब नहीं देते। मुझे बहुत शर्म महसूस होती, लेकिन धीरे धीरे मैं भविष्य में ज़्यादा सतर्क और होशपूर्ण होता चला गया। एक बार मेरी एक गलती से मेरे पड़ोसी के घर की खिड़की का कांच टूट गया। मेरे पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पड़ोसी को इसका उचित दाम देकर उसकी भरपाई कर दी और मेरी माँ से कहा कि इस घटना की चर्चा अब बंद हो जानी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी नासमझी के कारण मेरे पिता को उसके पैसे चुकाने पड़े। उसके बाद मैंने इस तरह की कोई गलती नहीं की। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।